जय हिंद। कैसे हैं विद्यार्थियों? चल मंगल। आज हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट 21 करेंगे। अभी तक हम लोगों ने 20 कर लिया है और 20 करने का मतलब ये हुआ 25 गुणा 20, 500 क्वेश्चन आपके पास इस समय। और मैंने जैसे कि कल ही बताया था कि अगर 500 क्वेश्चन आपके तैयार होते हैं तो कोई भी वनडे एग्जाम जो आप देंगे उसमें जो पासिंग मार्क होता है, जैसे कभी कभी किसी किसी एग्जाम में पासिंग मार्क ला देता है, जैसे अभी यूपीएसआई में था, ऐसे ही आपने देखा होगा कि बैंकिंग एग्जाम्स में होते हैं, तो वो पासिंग मार्क का कट ऑफ आपका निकल जाए, आराम से निकल जाए। बस खाली आपको उसको रनिंग, क्योंकि सवाल ही ऐसे लिए गए थे कि उसमें आपको ज़्यादा कुछ लिखना पढ़ना ना पड़े, बस केवल जल्दी से रफ्तार करना। मैं कोशिश यही कर रहा हूँ इस पर आप अपनी पकड़ खूब अच्छे से बना दीजिए, जिससे आपको कहीं कोई समस्या ना रह जाए। अब आइए देखते हैं ये सवाल क्या है। पहला क्वेश्चन ये रहा, सोचिए इसमें क्या कर सकते हैं, समझिए क्या किया जा सकता है। 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब की वैल्यू दे रखी है 9 तक और उसकी वैल्यू पूछ रखी है, उसमें क्या किया जा सकता है। अगर हम उसमें कुछ कॉमन ले लें, देखो ध्यान से, ऐसा कोई सवाल आपने देखा होगा, इसमें अगर हम 0.11 का क्यूब कॉमन ले लें तो फिर यहाँ 1 बचेगा, 1 मतलब 1 क्यूब, वहाँ 2 का क्यूब बचेगा, यहाँ 3 प्लस 3 का क्यूब बचेगा, ऐसे ऐसे ये 9 का क्यूब हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू तो हमें पहले से दे रखी है, ये रही। अब इसका क्यूब आप जानते होंगे, 11 का क्यूब होता 1331। कितना होता? 1331। क्योंकि 4 अंक पर हमें 4 क्यों 6 अंक पर दशमलव लगाना है, 4 अंक मेरे पास है, 2 अंक जीरो लगा दूंगा और दशमलव, इसका क्यूब हो गया। अब गुणा 3025, यही 2025। इतना सा काम आपको करना है। अब इसमें 2025 का गुणा, अब गुणा करने में जो समय लग जाए वही लगना है, आपका काम हो गया। गुणा करेंगे तो कुछ न कुछ उत्तर बन जाएगा। और देखते हैं, अच्छा जिस समय आप गुणा करेंगे उसमें ये भूल जाएंगे कि दशमलव कहाँ लगा है, दशमलव हम बाद में चेक करेंगे। और पहले चेक कर लेते हैं, गुणाई करके देखें। ये हो गया, 1 से गुणा करेंगे तो 2025 ही होगा, और 3 से अगर हम गुणा करेंगे तो 3 पच्चे 15, 3 दूनी 6, 1 7 और 0 और 3 दूना 6, 6075, और फिर 6075 और उसके बाद में फिर 2025। बस इसी को जोड़ना है, 5 5 2 7 7 5 12, 7 2 9 1 10 5 15 1, 7 2 9 और 6 और 2। अब हमको 6 अंक पर दशमलव लगाना है, 2 2 4 2 6, 2.695, 2.695 आपका आंसर बन गया। एक मल्टीप्लाई करना पड़ा और उसके बाद आपका उत्तर आपके पास है। आइए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, ध्यान से देखिए। हमें पहले इसको हल करना होगा, ये हल कर लेंगे, उसके बाद यहाँ से जोड़ देंगे। तो इसको मैं थोड़ा बड़ा से लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख दूंगा 1/3 प्लस 1/2 माइनस 1/7 और अपान 9। अगर ये 7/9 है तो ये 9 उसके ऊपर चला जाता है यहाँ पे और ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो, 7 दूना 14, 14 में से 9 घटाओ 5, कैसे ध्यान दो, 7 दूना 14, 14 में से 9 घटाओ 5, 5/7। बोलो ये 5/7 क्या बन जाएगा? 7/5 बन जाएगा। 7 में 14 में से 9 गया तो 5 आ गया, 5/7 हो गया, और 5/7 यहाँ क्या बन जाएगा? 7/5। अब यहाँ से यहाँ तक खत्म। अब जरा देखो, 5 से 15 और 7, 22/5, 22/5 क्या बन जाएगा? 5/22 बन जाएगा। अब बताइए, ये ये 5/22 है और ये 17/22 है, दोनों जोड़ोगे तो 22/22 हो जाएगा, तो 22/22 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1। ये आपका आंसर है। तो बहुत आसानी से ऐसे सवाल को देख सकते हैं, और हर सेट में हमने कोशिश किया कि एक क्वेश्चन रखते जाए, जिससे जो है आपका अभ्यास एकदम मजबूत बन जाए। दो संख्याएं 4 5 के अनुपात में है तथा उनका लघुत्तम 180 है, उसमें से छोटी संख्या बताओ। अगर 4 5 के अनुपात में है तो 4x5x होगा, इसका लघुत्तम हमारे हिसाब से 20x होना चाहिए, और वो कह रहा है 180 है। तो बताओ x बराबर क्या है? 9 है। अगर x बराबर 9 है तो छोटी संख्या क्या है? 9 चौके 36 है। देख लीजिए। अब आप यह भी देखते चलिए
एक क्वेश्चन करने में, आराम से हल करने में कितना समय लग रहा है। ये प्रश्न आपके सामने है, इसे हमें काटना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबके दशमलव चेक कर लेना चाहिए। तो हम ऊपर देख रहे हैं तो 3 और 4 7, और नीचे देख रहे हैं 4 और 3 7, ऊपर भी 7 अंक पर दशमलव, नीचे भी 7 अंक पर दशमलव, सारे दशमलव खत्म। आइए देखते हैं अब क्या होगा। ये हो जाएगा 56 234 गुणा 3 अपान, इसको खाली 3 लिख देना पर्याप्त। ये क्या, 56 234 और गुणा 3। अब सारी वैल्यू बराबर आ गई तो उत्तर एक हुआ कि नहीं हुआ, कुछ भी नहीं करना पड़ा। आप देख सकते हैं कि अगर आपने दशमलव को ध्यान में रखा तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, सीधे आंसर आपके पास पहुंच गया। अगला प्रश्न ये रहा, 3 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत जिनमें पहली संख्या की 1/3 से 12 अधिक है, तदनुसार इन तीनों में अंतिम संख्या कौन सी है। पहले 3 क्रमिक विषम संख्याएं हैं भैया जी। अगर पहली संख्या x है तो दूसरी वाली x प्लस 2 होगी और तीसरी वाली x प्लस 4 होगी। क्या बोला गया, पहली संख्या की 1/3 से 12 अधिक कौन, यही गड़बड़ है ना। 12 अधिक है ये नहीं बता रहा है, यहाँ पे कुछ और बताना चाहिए कि जो पहली संख्या है किसकी 1/3 की। यहाँ कम हो गया ना, देखो उसमें पहली संख्या, अच्छा इसका औसत कह रहा, बिल्कुल इसका औसत क्या होगा, इनको अगर जोड़ दिया जाए और बटा 3 कर दिया जाए, औसत मिल गया। ये औसत क्या है, पहली संख्या की 1/3, पहली संख्या x है, x की 1/3 से 12 अधिक है प्लस 12। अब ये बराबर, क्या हम लोग इसे हल कर सकते हैं, बहुत आसानी। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 12 3 36 बटा 3 बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 2 3x प्लस 4 2 6 बटा 3। अब ये दोनों 3 खत्म हो जाएंगे और पक्षांतर करेंगे तो x वहां जाएगा तो 2x बचेगा, और ये 6 इधर आएगा तो 30 बचेगा। तो बताओ घट जाएगा ना, 3x और 6 यहाँ आके घट जाएगा 30, x बराबर क्या हुआ 15। यानी पहली वाली संख्या है 15। पूछा क्या है, तीनों में अंतिम संख्या कौन है, एक 15 है, दूसरी वाली 17 है, तीसरी वाली 19। यही तीनों संख्याएं हैं, आपका उत्तर ये रहा। क्लियर हुआ, क्या कहा गया, 3 विषम संख्याएं हैं क्रमागत, तो ये तीनों संख्याएं होंगी, उनका औसत पहली संख्या की 1/3 से 12 अधिक है, उसके बाद फिर खत्म। पहली संख्या जैसे मिली तैसे बाकी संख्याएं मिलती चली। आइए देखते हैं आगे। दो व्यक्तियों की आयु में 20 साल का अंतर है। 5 साल पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 5 गुनी थी। 5 साल पहले 5 गुनी थी। देखो अगर हम 5 वर्ष पहले से कहानी शुरू करें, 5 वर्ष पहले क्या रहा होगा, 5 वर्ष पहले ये बड़ा वाला है और ये छोटा वाला है। तो जो बड़ा वाला था छोटे वाले से 5 गुना था, मतलब x था तो ये 5x था। ये कब की बात है, 5 साल पहले। और अब बताओ, आप एक बात जानते होंगे कि उनकी आयु में जो अंतर होता है, किसी दो व्यक्तियों के बीच में जो आयु का अंतर होता है वो कांस्टेंट होता है, जिंदगी भर समान होता है, मतलब बदलता ही नहीं है कभी। तो जब अगर 5 साल पहले 5 साल का अंतर था, अब भी 5 साल का अंतर है, और आफ्टर सम टाइम 20 साल 100 साल बाद भी उतना ही अंतर रहेगा, कभी समय बदल नहीं सकता। तो हम क्या कर सकते हैं, इसी का लाभ उठाएंगे और तुरंत अंतर 20 लिख देंगे। तो 5x में से 1x गया, 4x बराबर 20। तो बताओ x बराबर 5 हुआ। अगर x बराबर 5 हुआ तो बड़ा वाला 25 का है, छोटा वाला 5 का ही है। कब की बात है, आज के 5 साल पहले। तो ये 25 का है, ये 5 का है, ये कब की बात है, आज के 5 साल पहले। तो उनकी वर्तमान आयु बतानी है तो 5 5 दोनों जोड़ना पड़ेगा, तो ये 30 का हो जाएगा और ये 10 का हो जाएगा, 30 का हो जाएगा और 10 का हो जाएगा। ये है दोनों की आयु वर्तमान में। हम लोगों ने 5 साल पहले का देख लिया। एज से संबंधित सवाल था। आइए देखिए, ये है कैलकुलेशन से संबंधित सवाल, परसेंटेज भी है और कैलकुलेशन भी। लिखा है 280 का 20/100 प्लस 460 का 45/100 बराबर है 325 का x/100 और प्लस 68। यही हल करना है, आसान।
देखो अगर हम दोनों जीरो हटा दें तो 28 दूना 56 हुआ। इसमें हम क्या कर सकते हैं, जीरो काट दें तो 5 दूनी 10, 5 9 45 और 2 से काट देंगे तो 23 हो जाएगा। 23 गुणा 9 3 27, 2 9 दूनी 18, 2 20 बराबर। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, पूरा नहीं, 25 से काट सकते हैं, इससे कट जाएगा तो ये हो जाएगा 25 से 25 और 7 32 होता है, 7 75, 25 यहाँ 75 और 25 चौका 100। अब हमारे पास ये हो गया 13x बटा 4 और प्लस 68। जो प्लस 68 है इस साइड आएगा तो माइनस 68 हो जाएगा। कर लेंगे, थोड़ा सा उधर लिख दें। देखो 13x बटा 4, थोड़ा आगे लिखता हूँ। देखो ये माइनस 68 कर दिया और बराबर लिख दिया 13x बटा 4। क्या हम लोग हल कर सकते हैं एकदम आराम से। 7 और 6 13, 1 6 और 0 6 और 2 में से 68 घटाना है, बराबर 13 बटा 4 यह है। अब 13 में से 8 घटाएंगे 5 और 15 में से 6 घटाएंगे 9 और यहाँ बचेगा 1 और बराबर होगा 13x बटा 4। क्या ये 13 से कट जाएगा? बिल्कुल कट रहा है। 13 एक 13, 13 पच्चे 65, 15 चौके 60। यह की वैल्यू कितनी आ गई? 7। नहीं दिख रहा, इनमें से कोई नहीं। यह की वैल्यू कितनी आ गई? 60। तो आप देखिए सवाल जैसा भी था, कठिन तो था नहीं, लेकिन थोड़ा सा लेंदी पिछले अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा। दरअसल ये कैलकुलेशन है, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं था, बस सिंपल था। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के आधार पर की गई गणना के अनुसार हानि 25% पाई जाती है, तो क्रय मूल्य के आधार पर हानि का प्रतिशत क्या होगा? ऐसा एक सवाल आपने लिखा होगा। मैंने लिखा सीपी एस पी और यहाँ पे हमने लिख दिया लॉस। मान लिया हमने विक्रय मूल्य 100 रुपया होगा तो हानि 25 का हो गया। अगर हानि 25 का हुआ, इसका मतलब हुआ कि क्रय मूल्य 125 का होगा। अब 125 रुपया क्रय मूल्य है और घाटा हुआ है 25 रुपए का। कितने परसेंट घाटा हुआ है? 25 बटा 125 गुणा 100। तो 25 पच्चे 125 होता है, 5 से काटेंगे तो 20% आपका उत्तर आ गया। ये है सवाल, इजी है, कहीं से कोई समस्या नहीं। आइए अगला सवाल। लिखा है एक दुकानदार अपनी साड़ियों का मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक निर्धारित करता है और उस पर नगद खरीदार को 10% बट्टा देता है। उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ होता है? आप सोचो, कोई चीज 100 थी उसके पास, 20% उसने अधिक छाप दिया और फिर ग्राहक को उसने 10% का बट्टा दे दिया, तो बताओ उसको कितने परसेंट लाभ हुआ? जरा ध्यान से देखिए। 12 9 108 हुआ। 100 का सामान 108 का बिक रहा है, तो बताओ 8% का लाभ हो गया। ये मौखिक भी सवाल है। आप 100 का 120 करो और 120 का 10% 12 होता, घटाओगे तो 8 फायदा मिल जाएगा। लेकिन ये शुरुआत में ऐसा लगता है कि लगाना चाहिए और बाद में धीरे धीरे उसको मौखिक कर लेना चाहिए। गणित आपकी तब तैयार मानी जाएगी जब आप मैक्सिमम चीजें मौखिक कर पाए। इतना जान लीजिए। जब तक आप बहुत पेन चला रहे हैं तब तक अभी अभ्यास की आवश्यकता है। एक व्यक्ति ने एक बैंक से साधारण ब्याज की 12% वार्षिक दर पर ऋण लिया। 3 वर्ष के पश्चात उसने 5400 रुपया उस समयावधि के लिए केवल ब्याज के रूप में लौटाया, तो कितना कर्जा लिया था? अब पी रुपया लिया रहा होगा, उसने पी रुपया कर्जा लिया है और पी रुपया कर्जा लिया है, 12% का दर था और 3 साल का समय था और कुल ब्याज देना पड़ा है 54 रुपया। यही इतना काटना है। तो अगर हम इसको किससे काट दें? 4 तियाँ 12 और 4 से काटो 25 और 9 है, 9 छक्के 54, 25 छक्का 150। कहाँ गया ये सवाल? अच्छा 5400 था तो ये 600 हो जाएगा। तो 25 छक्का 150 कितना हो गया? 150 डबल जीरो, 15,000 रुपया था। ये रहा, देख रहे? ठीक बता दिया आराम से। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। कोई धन 6 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा? कोई धन 1 रुपया था, वो 6 वर्ष में 2 रुपया हुआ, अगले 6 वर्ष में उसका दोगुना हुआ, अगले 6 वर्ष में उसका दोगुना हुआ, कुल मिलाकर 8 गुना हो चुका है। और कितना समय लगा? 18 वर्ष। कहीं दिख रहा? ये रहा। चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है। सोचो, चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल ऐसे भी होते हैं जिनको आप मौखिक भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, ए बटा बी दिया है, बी बटा सी दिया है, ए बी सी का रेशियो बताओ।
क्या करना चाहिए, ए बी सी ऐसे लिख लेना चाहिए। ए बी मतलब 7 9 और बी सी का मतलब 3 5। आप समझ गए होंगे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, या तो इसमें 3 से गुणा कर लो। अगर नीचे वाले में 3 से गुणा करोगे तो ये 9 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। 7 9 15 आपका उत्तर आ जाएगा। नहीं दिख रहा, ये रहा पहला विकल्प। देख लो, ये क्वेश्चन है, ये वर्किंग है और ये आंसर, और समय आपने देख लिया। बस अचीव करना है आपको ऐसे ही कि सवाल देख करके आप उसके ऊपर कॉन्फिडेंस बनाए रखें कि आप बहुत जल्दी कर रहे हैं। मोहन तथा महेश क्रमशः 50,000 और 60,000 के साथ कोई व्यापार शुरू करते हैं। 5 महीने के बाद महेश अपनी पूंजी व्यापार में से निकाल लेता है। यदि वर्ष के अंत में मोहन को कुल लाभ में से 2,000 रुपया मिला तो महेश को कितनी राशि मिली। बस यही की बात, पहले दोनों का रेशियो निकाल लो। बस महेश और मोहन, देखो इनका नाम है मोहन और इनका नाम है महेश। तो मोहन जी ने लगाया है 50,000 और महेश जी ने लगाया 60,000। फिर 5 महीने बाद महेश अपनी पूंजी निकाल लिया, यानी 5 महीने बाद निकाल लिया। इसका मतलब हुआ इसका पैसा खाली 5 महीने तक रहा, लेकिन इसका पैसा तो 12 महीने तक रहा। बस यही अनुपात बता दो कितना हुआ। अब हम अगर काटे तो 4 4 जीरो कट जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, और ये 5 5 भी कट जाएगा। तो मतलब ये 2 हुआ, ये 1 हुआ, 2:1 में पैसा बांटा जाएगा। अब कह रहे हैं मोहन को 2,000 मिला। भाई मोहन को अगर 2,000 मिला है तो इसको 1,000 मिलना है, ये मिल गया, आधा तो मिलेगा। इसको 2 रुपया मिलेगा तो इसको 1 रुपया मिलेगा, इसको 2,000 मिला तो इसको 1,000 मिलेगा। इतनी सी बात। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। त्रिभुज एबीसी के लिए AB और AC पर D और E बिंदु इस प्रकार है कि AD बराबर 1/4 AB और AE बराबर 1/4 AB। यदि BC बराबर 12 है तो DE का मान बताओ। आओ एक त्रिभुज बनाते हैं, कोई एक त्रिभुज बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं ABC। अब क्या हुआ, AB और AC पर, AB पर एक बिंदु है, AD बराबर 1/4 AB। 1/4 का मतलब हुआ कि अगर ये 1 है तो ये 4, ये 4 नहीं, ये 5 है। 5 कैसे हुआ, इस पूरी रेखा, देखो AB भुजा का 1/4 है, तो मतलब ये हुआ पूरी AB भुजा अगर 5 है तो वो 1। नहीं तो हमको तो 4 ही लिखना चाहिए, क्यों बार बार मिस्टेक कर, इसको 4 ही लिखना चाहिए। ठीक है, 1/4 AB। अरे हाँ, देखो अगर ये पूरी भुजा 4 है, पूरी भुजा, तो ये कितना है 1/4। तो अगर उसमें 1 हम कर ही देंगे तो ये 3 हुआ ना, ये सही है। अब AE क्या है, 1/4 AC। चलो ये E है, 1/4, वहां भी वही कहानी है, E 1 है तो ये 3 हो जाएगा। अब BC बराबर 12 है, तो पूछा है DE कितना होगा, DE ये बताना है। तो आप बताओ, इस पूरी भुजा का 1/4 है, इस पूरी भुजा का 1/4, इस पूरी भुजा का 1/4 ये भी हो जाएगा। इसका 1/4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। बस ये रहा, क्योंकि ये समरूप त्रिभुज बन गया, ADE और ABC समरूप त्रिभुज है, तो जो रेशियो आप यहाँ फॉलो कर रहे हो वही इस भुजा में भी फॉलो किया जाएगा। बस आपका उत्तर आ गया 3 सेंटीमीटर। इतना छोटा सा सवाल है, इसको देखिए ध्यान से। ए और बी एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 12 दिन में कर सकते हैं, ए बी सी मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं, ए और सी मिलकर कितना दिन में करेंगे। देखो ए प्लस बी मिलकर के 8 दिन में करते हैं, बी प्लस सी मिलकर 12 दिन में करते हैं, और ए बी सी तीनों मिल जाए अगर, तब कई दिन में करते हैं, 6 दिन में। 8 12 6 का लोकेशन कितना है, 24। तो 8 या 24, 12 दूना 24 और 6 चौके 24। जरा विचार कीजिए, ए बी सी मिलकर 4 यूनिट करते हैं और ए बी मिलकर 3 करते हैं, तो सी कितना करता होगा। तो सी की क्षमता आ गई 1, और अगर सी की क्षमता 1 है तो बी की क्षमता 1 है, और अगर बी की क्षमता 1 है तो ए की क्षमता 2 है। अब सवाल है कि ए और सी मिलकर कितना दिन में करेंगे। ए मतलब 2, सी मतलब 1, 3 हो जाएगा, 3 क्षमता, और 3 क्षमता से 24 यूनिट काम करेंगे तो कितना दिन लगेगा, 8 दिन, और 8 दिन में पूरा काम खत्म। सोल्यूशन को एक बार देखते जाइएगा। ये जो सोल्यूशन है ना, ये बड़ा
इजी वाला तरीका है, इसमें बहुत कुछ लिखना पढ़ना नहीं होता है, तुरंत उत्तर बन जाता है। लिखा 2 नल किसी टंकी को क्रमशः 15 घंटे 20 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा नल उसे 30 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। देखो 2 नल, मान लो इसका नाम ए है, भरता है, बी इसका नाम है, भरता है, और सी कोई नाम है, खाली करता है। तो 15 और 20 घंटे में भर सकता है, जबकि तीसरा नल 30 घंटे में खाली कर सकता है। लघुत्तम निकालेंगे तो 60 आएगा, 30 गुना 60, 20 तिया 60 और 15 चौके 60। विचार कीजिए, ये दोनों मिलकर 7 भर सकते हैं, लेकिन ये 2 खाली कर देगा तो 5 ही रह जाएगा, और 5 क्षमता से अगर पूरी क्षमता को भरना चाहेगा कितना लग जाएगा, 12 घंटे लग जाएंगे। 60/5 बराबर 12। देख लीजिए, ये सवाल थे आपके पानी की टंकी वाले। अगला सवाल आ रहा है, एक व्यक्ति ने 2000 किलोमीटर की दूरी 18 घंटे में पूरी की। इसमें से कुछ उसने सफर की चाल से, बस द्वारा, और कुछ 160 द्वारा, ट्रेन द्वारा तय किया। बस से तय की गई दूरी याद कर बताओ। अच्छा सोचो, कुल 18 घंटे की दूरी बात कर रहा है। अगर 18 घंटे में पूरी किया है और 72 की चाल से उसने कौन सी चले है, 72 को पता बस से, हमने मान लिया कि ये 72 की चाल से 10 घंटे गया होगा, और प्लस 160 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 18 माइनस 1 घंटा चला होगा, और तब जाकर के 2000 किलोमीटर की दूरी तय हुई होगी। देख रहे हो, पूछा था उसने कि बस से तय की गई दूरी बताओ, तो अगर हमको यस की वैल्यू मिल जाए तो उसको हम 72 से गुणा कर देंगे। आप वैसे भी कह सकते हो 72 जो कट जाए वही उत्तर है। फिलहाल आओ लगाया जाए, क्या हम इसे कुछ छोटा कर सकते हैं, जान 72 एक्स प्लस, अब 160 का गुणा होगा, 18 18 6 108, 10 18 18 10 28 माइनस 160 एक्स बराबर 2000। अब सोचो कि अगर हम इसको 2000 को इधर ले आ दें और 72 इसको करेंगे तो माइनस जाएगा, उधर चला जाएगा, तो घटाइए, 10 में से 2 घटाए 8, और 15 में 7 घटाए 8, 88 एक्स बराबर क्या, इसमें से 2000 घटा दो तो 880 हो जाए। क्या हम एक्स बराबर 10 घंटा मान सकते हैं, यानी 10 घंटा तक वो बस से चला है। अगर 10 घंटा तक बस से चला है, एक्स की वैल्यू आ गई है, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 720 किलोमीटर। क्योंकि एक्स जब हम 10 रख देंगे तो 72 दाएं में 720 किलोमीटर आपको उत्तर बन जाएगा। ये देख लीजिए सवाल, आप समय दूरी का सवाल है, कुछ करना नहीं है, एक जगह से निकालना, दूसरी जगह रख देना, उसके आपका पास आंसर। यदि एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 सेकंड में पार करती तो रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। लंबाई बराबर क्या होता है, मान लो लंबाई हमारी ये है, बराबर चाल गुणा समय होता है। चाल कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो गुणा 5/18 करके आपको मीटर पर सेकंड बनाना पड़ेगा, और गुणे 30 सेकंड तक चलना है, बस यही काट दो। अब 6 तिया 18, तो 6 से काट दो तो 6 धाम 60 और 3 धाम 30, तो क्या 500 आ चुका है। ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई, 500 मीटर की ट्रेन है, अच्छी खासी ट्रेन, आधा किलोमीटर लंबी वाली। अगला प्रश्न आपके पास ये है, एक आयत एबीसीडी की भुजा एबी को एक्स वाई जेड 3 बिंदुओं द्वारा 4 बराबर भागों में बांटा गया, तदनुसार क्षेत्रफल बताओ। तो एबीसीडी का क्षेत्रफल था, ये बताना है, एक्स वाई सी और एबीसीडी का क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। आओ पहले आयत बनाते हैं, ए बी ए बी सी और डी 4 बराबर भागों में बांटा गया, 1 2 और 3 4। इसका नाम है एक्स, इसका नाम है वाई, इसका नाम है जेड। अब फार्मूला कौन सा, एक्स वाई सी, एक्स वाई सी मतलब ये वाला, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और टोटल आयत का क्षेत्रफल बताना। टोटल आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा सोचो, अगर 4 बराबर भागों में बांटा गया तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एक लिख दो, एक लिख दो, एक लिख दो, एक लिख दो, अब इसको कुछ भी मान लो, 2 मान लो, कुछ मान लो, बस। अब पूरे आयत का क्षेत्रफल क्या हुआ, 4 दूना 8, और इस डिजाइन क्षेत्रफल कितना हुआ, 1/2 गुणा 1 गुणा 2। देखो इस छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हुआ, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार 1 गुणा ऊंचाई 2, और बटा पूरे आयत का क्षेत्रफल क्या हुआ, 4 गुणा 2 यानी 8। यही काटना है, तो 2 2 कट गया, 1/8 आपको उत्तर हो गया। 1/8 क्षेत्र है, पूरे आयत का 1/8वां हिस्सा वो बन पाएगा। आइए देखते हैं अगले सवाल।
किसी 22 मीटर गुणा 20 मीटर साइज वाले छत से वर्षा का पानी एक व्यास 2 मीटर तथा ऊंचाई 3.5 मीटर वाले बेलनाकार पानी में गिरता है। यदि बर्तन ठीक पूरा भरा गया तो सेंटीमीटर में दृष्टि होता हो। क्या सवाल है ना? देखो 22 मीटर गुणा 20 मीटर और सेंटीमीटर में बताना है। तो क्या करें, पहले इसका आयतन सेंटीमीटर में ले लो आप। 1 मीटर माने 100 सेंटीमीटर होता है। ये हो जाएगा 2200 गुणा 2000 और गुणा एच। हमने मान लिया लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये आपके वर्षा के पानी का आयतन हो गया। यह आयतन किसके बराबर है? 2 मीटर तथा ऊंचाई 2 मीटर तथा ऊंचाई इतना मीटर वाले, व्यास 2 मीटर है। जरा सोचो, ये बेलनाकार टंकी है और इसका व्यास 2 मीटर है तो 1 हो जाएगी, ऊंचाई 3.5 हो जाएगी। इसका आयतन बताओ कितना हुआ? पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई माने 22/7, आर स्क्वायर माने 1 गुणा 1 और एच माने 3.5। अगर हम इसको हल कर दें तो हमें एच की वैल्यू मिल पाएगी। जी हाँ, बिल्कुल मिल पाएगी। और देखते हैं कैसे। तो ये 22 है, इस 22 की आप काट, इसका हो जाएगा। और कुछ कर सकता है? जी हाँ, एच बराबर क्या होगा? अच्छा, इसको अगर हम दशमलव न ध्यान दें तो 7 × 5 = 35.5 हो जाएगा। तो बताओ एच बराबर क्या हुआ? वहां बचा है केवल 0.5 और नीचे क्या बचा है? एक मिस्टेक। देखो मिस्टेक कहाँ है, यहाँ पर। ये पाई आर स्क्वायर जो था 22/7 गुणा आर स्क्वायर, तो मीटर है, 1 मीटर है तो 100 सेंटीमीटर होगा, तो 100 गुणा 100 हो जाएगा। और ये कितना? 3.5 मीटर। 100 से गुणा करोगे तो 350 हो जाएगा। ये देख लो, इधर वाला को मीटर में नहीं चेंज किया। अब सोचो कितना आसानी से सवाल को लगा सकते हैं आप। तो क्या क्या काट सकते हैं? पहले 22 से तो ये कट गया, उसके बाद ये 3 जीरो यहाँ दिख रहा है तो 2 जीरो इसका और 1 जीरो इसका काट सकते हैं। और कुछ कर सकता है? इस वाले 100 से इसका 1 जीरो इसका 0 काट सकते हैं। और इस 7 से 7 × 35 हो सकता है। अब इधर बचा क्या है? एच केवल, यहाँ केवल 2 बचा है और उधर बचा है 5। तो 5/2 उत्तर आया है 2.5 सेंटीमीटर। ध्यान रखना होगा इसकी ऊंचाई किस में आएगी? सेंटीमीटर में, यानी 2.5 सेंटीमीटर की बरसात हो गई। बरसे हुए पानी का आयतन बराबर बेलर में भरे हुए पानी का आयतन। आगे देखिए आप, अगला प्रश्न आपके सामने ये है, 2055 में कौन सी लघुत्तम संख्या जोड़ी जाकर वह 27 कट जाए? भाई 2055 तो ऑलरेडी था, ये 2055 तो ऑलरेडी है, इसको हमें काटना किससे? 27 से भाग दिया जाए। कह रहे क्या जोड़ दिया जाए? तो एक ज्यादा ले जाएंगे बाद में, कितना जाएगा? 6, 7 × 49, 4, 7 वाले ले जाए, 7, 7 × 49, 4, 7, 14, 4, 18। तो 15 में से 9 गया 6, 9 में से 8 गया 1, तो 5 आ गया। अब चलो पढ़ते हैं। 3 × 7 = 21, 3 में 6, 3 × 7 = 5, 5 × 7 = 35, 3, 5 × 3 13, कम पड़ रहा है। 6 से देखो, 6 से 42, 4, 6 दूनी 12, 4 16, 7 बार ले जाना पड़ेगा, 7 बार। ये हो जाएगा 7 × 7 = 49, 4, 7 दूनी 14, 4, 18। यानी हमारी जरूरत है 189 और इसमें है कितना? 165। उल्टा घटा दो, 9 में से 5 घटाओगे 4 आएगा, 8 में से घटाओगे 2 आएगा, यानी खाली 24 मिला दो तो अपना काम हो जाएगा। इस संख्या में केवल 24 मिला दो तो वह जो संख्या तैयार हो जाएगी वो 127 से बहुत आराम से विभाजित हो जाएगी। आइए देखें अगला क्या है ये। इसका वर्गमूल 13, 13 इसमें जोड़ो, 13 8 21, 111, इसका वर्गमूल 121, इसका वर्गमूल 11, 11 इसमें जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 49, 49 वर्गमूल 9, 7, 7 इसमें जोड़ो 64, 64 वर्गमूल 8, 8 में जोड़ो 16, 16 का वर्गमूल 4। देख लो भैया, बिना लगाए आपका उत्तर आया। क्या किया गया? पहले इसका वर्गमूल निकाल, 13, 13 इसमें जोड़ दिए तो ये हो जाएगा 121, 121 का वर्गमूल 11 होता है, 11 इसमें जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा? 49, 49 का वर्गमूल 7 होगा, 7 इसमें जोड़ेंगे 64 हो जाएगा, 64 का वर्गमूल 8 होता है तो 8, 8 16 हो जाएगा, 16 का वर्गमूल 4। ऐसे सवाल को लगाना भी नहीं रहता है, केवल मौखिक उत्तर दिया जाता है। अगला प्रश्न ये रहा, लिखा हुआ है कि वह लघुत्तम संख्या बताइए जिसे 12, 18, 36, 45 से भाग देने पर क्रमशः 8, 14, 32 और 41 से। देखो सबसे पहला काम हमको क्या निकालना पड़ेगा? लघुत्तम। 12,
18, 36 और 45 और काटा जाए। 18 के पापा है, 3 से काटता हूँ, 3 चौके 12, 3 से काटो तो अच्छा 12 के भी पापा है, हटाओ तो हम तो इसको 9 से काट सकते हैं। 9 से काटेंगे तो 9 चौके 36, 9 के चौके 40, 4 से 20, 20 9 180। लेकिन अभी उत्तर नहीं आएगा, 180 तो आपका लघुत्तम आया है। हमको बताना क्या है, इतना ना शेष बचे। बताओ 12 से भाग देने में 8 शेष बचे, यानी 4 का गैप होगा। अब सब में 4 का ही गैप होगा, यही 4 हमको इसमें से घटाना है। 176 आपका उत्तर बनेगा। 176 आपका उत्तर बनेगा। क्या करना था कि अगर किसी लघुत्तम के प्रश्न में अलग अलग शेष बचाना हो तो दी गई संख्याओं का लघुत्तम निकालकर उसमें से सर्वांतर माइनस कर दिया जाता है। आइए देखते हैं अगला सवाल। देखो क्या है, दो संख्याएं 3 5 के अनुपात में, दोनों में से 9 को घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 22 अनुपात 23, 12 अनुपात 23 जाता है। तो उनका संख्या बताओ। दोनों संख्याओं में से 9 घटा दिया जाए। देखो ये 3x है, ये 5x है, और दोनों संख्याओं में से 9 घटाएंगे, कौन सा रेशियो हो जाएगा? तो उनका अनुपात क्या हो जाएगा? 12 अनुपात 23 हो जाएगा। क्या इसको हम सही हल कर सकते हैं? तो 23 या 69x माइनस 9 3 27, 2 9 2 18 20 बराबर 12 5 60x माइनस 12 9 108, 12 9 108। अब अगर हम इसको काटें तो 60 इधर लाएं तो 9x बचेगा। अब 20 अगर हम उधर ले जाएं तो जुड़ जाएगा, तो कम होगा। इसमें 20 घटाओ, 8 में 0, 8 में 7 घटाओ 1, यहाँ बचेगा 10 में से, उल्टा घटा रहा हूँ ना, 7 में से 8 घटाओगे, 17 में से 8 तो 9 बचेगा। यहाँ बचेगा 9 में से 0 गया 9, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1। यानी कितनी वैल्यू आ गई? 9 x बराबर 99, x बराबर कितने आ गए? 11। पूछा क्या है? वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो भैया जी x की वैल्यू 11 आ गई, ये 33 है, ये 55 है। आपका उत्तर ही आ गया 33 और 55, ये आपका उत्तर आ गया। देख रहे हैं आप? तो जो जो कहता जाए खाली वही करना है, अपने तरफ से कोई दिमाग नहीं लगाना है, और बहुत आसानी से आपका उत्तर आपके पास नहीं है। 10 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 गुणा किया जाए तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा? अगर सभी संख्या में आप कुछ भी करते हैं तो वही औसत में भी करना पड़ेगा। सभी संख्याओं में 7 से गुणा, किससे? 12 से गुणा किया गया है। औसत पहले 7 था, सभी संख्याओं में 12 से गुणा किया गया है। अगर 12 से गुणा किया गया है तो औसत 7, कोई एक था तो औसत 7 चला है। अब करें प्रत्येक संख्या को 12 गुणा कर दें तो नया औसत क्या हो जाएगा? ये जो है क्या हो जाएगा? सीधे गुणा कर दो, 12 गुणे 7 बराबर 84। क्योंकि जो काम आप सभी संख्याओं में करोगे वह औसत में बाय डिफॉल्ट करना पड़ेगा। तो इसमें प्रत्येक संख्या को 12 गुणा किया, इसका मतलब हमको औसत को भी 12 गुणा कर देना चाहिए। इतना छोटा सवाल। तो मैंने बहुत प्रयास किया है लगातार कि हम आपको नए नए और छोटे छोटे सवालों पर कुछ अभ्यास कराएं। मैं लगातार जारी हूँ, आप लोग भी शुरू हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं।